एनसीईआरटी मंथन में आप सबका स्वागत है। जी। इस खास श्रृंखला में हम एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पॉलिटी पुस्तक इनके आधार पर भारतीय राजव्यवस्था को समझ रहे हैं, मतलब उसकी परतें खोल रहे हैं। आपको याद होगा पिछले अंक में हमने उन समितियों पर बात की थी संविधान निर्माण के लिए जो बनी थी, जिन्होंने हमारे संविधान के ढांचे की बुनियाद रखी। और आज हम बात करेंगे पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प पर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे उन्होंने संविधान सभा में पेश किया था। हम इसकी गहराई में जाएंगे, मतलब हर वो जानकारी जो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, इन सब सरकारी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, उसे कवर करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि तथ्यात्मक जानकारी भी मिले जो एमसीक्यू में काम आए, और विश्लेषणात्मक समझ भी बने जो मेंस के लिए जरूरी है। तो सोचिए, वो वक्त 13 दिसंबर 1946, संविधान सभा का सत्र चल रहा है और पंडित नेहरू आजाद भारत का एक विजन, एक सपना सामने रख रहे हैं। आइए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, उस समय का जो माहौल था ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। भारत आजादी के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन माहौल आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ था और देश में सांप्रदायिक तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसने बाद में विभाजन का रूप लिया, वो हम सब जानते हैं। और एक और मुश्किल थी, वो ये कि संविधान सभा उस वक्त पूरी तरह से, मतलब पूरी नहीं थी। हाँ, मैंने पढ़ा है, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। जी हाँ, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया हुआ था। और जो देसी रियासतें थी, उनके प्रतिनिधि भी अभी शामिल नहीं हुए थे। वो इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या होता है। तो मतलब एक बिखरी हुई सी स्थिति थी। हाँ, काफी अनिश्चितता थी। और ऐसी स्थिति में एक मार्गदर्शक दस्तावेज की जरूरत महसूस हुई, एक साझा लक्ष्य कि आखिर हम बना क्या रहे हैं, कैसा भारत चाहते हैं। इसीलिए ये उद्देश्य संकल्प इतना जरूरी था। और यहीं पर नेहरू जी की भूमिका आती है ना? ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये उनकी पुरानी मांगों से जुड़ता है, जैसे पूर्ण स्वराज। सही पकड़ा आपने, ये कोरी कल्पना नहीं थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन याद कीजिए, पूर्ण स्वराज का संकल्प, ये उसी कड़ी का अगला हिस्सा था। ये दिखाता है कि कैसे नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी से राष्ट्र निर्माता बन रहे थे। उनकी सोच विकसित हो रही थी। ये ट्रांजिशन महत्वपूर्ण है बहुत। और नेहरू ने एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली बात कही। उन्होंने जोर दिया कि ये जो संविधान सभा बैठी है, इसकी असली ताकत, इसकी लेजिटिमेसी किसी अंग्रेजी कानून से नहीं आ रही। तो फिर कहां से आ रही थी? उन्होंने कहा, ये सीधे भारत की जनता की इच्छा, विल ऑफ द पीपल से आ रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा थी। ये कह रही थी कि हम संप्रभु हैं, हम किसी के अधीन नहीं। अच्छा, मतलब शुरुआत में ही ये तय कर दिया कि असली मालिक जनता है, ब्रिटिश सरकार नहीं। बिल्कुल, एकदम साफ। ये सभा ब्रिटिश संसद को नहीं, भारत के लोगों को जवाबदेह है। भविष्य के गणराज्य की नींव यहीं रखी जा रही थी। तो फिर आते हैं उस संकल्प पर। 13 दिसंबर 1946 नेहरू जी ने इसे पेश किया। आपने कहा यह सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं था, इसे नेहरू ने खुद क्या कहा था? कुछ प्रतिज्ञा जैसा? जी हाँ, उन्होंने इसे एक प्रतिज्ञा कहा, एक घोषणा, एक समर्पण। मतलब ये महज कुछ नियम कानून नहीं थे, ये आजाद भारत की आत्मा की आवाज बनने वाला था, एक तरह का मिशन स्टेटमेंट। और उनके भाषण का अंदाज भी अलग था, उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल किया। हाँ, ये दिलचस्प है। कहते हैं पहला हिस्सा हिंदी में था, जो शायद प्रक्रियात्मक बातों पर था, और दूसरा, जो ज्यादा लंबा था, वो अंग्रेजी में। उसमें उन्होंने विजन रखा, प्रेरणा दी, दुनिया को भारत का नजरिया बताया। खास बात ये थी कि उन्होंने भारी भरकम कानूनी भाषा से परहेज किया। वो भावना पर जोर दे रहे थे। उनका एक मशहूर कोट है कि शब्द जादुई होते हैं, लेकिन शब्दों का जादू भी कभी-कभी मानव आत्मा और राष्ट्र के जुनून के जादू को बयान नहीं कर सकता। वाह, मतलब वो अक्षरों से ज्यादा भावना को पकड़ना चाहते थे। बिल्कुल, वो चाहते थे कि सभा के सदस्य उस संकल्प की आत्मा को समझें। तो फिर उस आत्मा में, उन मुख्य बातों में क्या-क्या था? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली बात तो यही थी कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक। जी, स्वतंत्र मतलब पूरी तरह आजाद, संप्रभु मतलब अपने फैसले खुद लेने वाला, अंदरूनी भी और बाहरी भी,
और गणराज्य मतलब राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ होगा, कोई राजा रानी नहीं। बिल्कुल, वंशानुगत नहीं, चुना हुआ। ये पहली और सबसे अहम बात थी। दूसरी बात क्या थी? वो संघ वाली। हाँ, दूसरी बात थी कि भारत एक संघ यूनियन होगा। किसका? ब्रिटिश भारत के प्रांतों का, देसी रियासतों का और ऐसे दूसरे इलाके जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहें। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि इन इकाइयों को स्वायत्ता मिलेगी और अवशिष्ट शक्तियां, मतलब रेसिडुअरी पावर्स। हाँ, वो शक्तियां जो किसी लिस्ट में नहीं है। जी, वो इन इकाइयों के पास रहेंगी। ये उस वक्त का विचार था। हालांकि बाद में इस पर काफी बहस हुई और केंद्र ज्यादा मजबूत बना, वो एक अलग कहानी है। ठीक है। तीसरी बात? तीसरी कि सरकार की सारी शक्ति और सारा अधिकार, उसका स्रोत कौन होगा? भारत की जनता। पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोकतंत्र का मूल मंत्र। ये तो बहुत बुनियादी है। और चौथी बात? न्याय समानता। जी हाँ, चौथी बात एक गारंटी थी, भारत के सभी लोगों को न्याय मिलेगा। कैसा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता मिलेगी। किसमें? दर्जे में, अवसर में, कानून के सामने। और स्वतंत्रता मिलेगी सोचने की, बोलने की, विश्वास की, धर्म की, है ना? बिल्कुल, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ बनाने और काम करने की आजादी। लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये सब कानून और सार्वजनिक नैतिकता के दायरे में होगा, मतलब असीमित नहीं। ये संतुलन जरूरी था। और पांचवी बात अल्पसंख्यकों के बारे में थी। जी, पांचवी बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों और दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय, एडिक्वेट सेफगार्ड्स किए जाएंगे। ये समावेशी भारत की नींव रख रहा था। और आखिरी बात, भारत की क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बनी रहेगी और ये देश विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए अपना योगदान देगा। एक वैश्विक जिम्मेदारी का एहसास। ये तो सचमुच भविष्य का नक्शा था। अच्छा, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसमें से क्या-क्या तथ्य जरूरी हैं एमसीक्यू के लिहाज से? हाँ, ये बहुत जरूरी है। कुछ चीजें बिल्कुल याद रखनी चाहिए। पहला, इसे पेश किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। कब पेश किया? तारीख थी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा ने इसे अपनाया कब? 22 जनवरी 1947 को। और सर्वसम्मति से अपनाया, ये भी याद रखें। 22 जनवरी 1947 सर्वसम्मति से। ठीक है। शक्ति का स्रोत किसे बताया गया? भारत की जनता को। जनता। और शासन प्रणाली कौन सी होगी? गणराज्य, रिपब्लिक, राजशाही नहीं। गणराज्य। ये पॉइंट्स तो सीधे सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। ये तथ्य तो रटने ही पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ तथ्य रटना काफी नहीं है ना। इन धाराओं के पीछे जो बड़े विचार थे, नेहरू क्या कहना चाह रहे थे असल में? सही बात है। असल जादू तो विचारों में है, गहराई में उतरते हैं। पहला और सबसे बुनियादी विचार, लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी। असली मालिक जनता है। नेहरू ने खुद कहा था, सरकारें कागजों से नहीं बनती, सरकारें वास्तव में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। और यही भावना तो हमारी प्रस्तावना में है, हम भारत के लोग। बिल्कुल, वहीं से आई है ये भावना। दूसरा बड़ा विचार था एकता और समावेशिता, यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी। सोचिए, जैसा हमने कहा, मुस्लिम लीग बाहर थी, रियासतें हिचकरा रही थीं, देश बंटवारे के मुहाने पर, फिर भी नेहरू कह रहे थे कि हमें पूरे भारत के बारे में सोचना है। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। हाँ, उन्होंने संघवाद मतलब इकाइयों को अधिकार देना और राष्ट्रीय एकता मतलब देश को मजबूत रखना, इसके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की और रियासतों को एक तरह से न्योता दिया कि आइए साथ आइए। और तीसरा बड़ा विचार, न्याय और समानता वाला। जी, न्याय और समानता का वादा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और खास तौर पर अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा के उपाय। ये नेहरू की समाजवादी सोच और आजादी की लड़ाई के जो ऊंचे आदर्श थे, उनको दिखाता है। उन्होंने कहा कि ये वो सिद्धांत हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल, नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स। इन विचारों का महत्व सिर्फ भारत के लिए था या इसका कोई बड़ा वैश्विक संदर्भ भी था? नहीं, बिल्कुल था। इसके कई और गहरे मतलब थे। एक तो इसका वैश्विक दृष्टिकोण, ग्लोबल आउटलुक। नेहरू ने बड़ी खूबसूरती से भारत के हजारों साल पुराने इतिहास को भविष्य की वैश्विक भूमिका से जोड़ा। अच्छा, कैसे? उन्होंने कहा कि ये संकल्प सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए भी एक संदेश है। भारत विश्व शांति के लिए काम करेगा। ये एक तरह से भविष्य के गुटनिरपेक्ष नीति की झलक थी। उस समय ये सोचना कमाल है। बिल्कुल, किसी नए आजाद होने वाले देश के लिए बड़ी बात थी। दूसरा,
नेहरू ने एक अपील की दलीय राजनीति से ऊपर उठने की, ट्रांसेंडेंस ऑफ पार्टिजनशिप। उन्होंने संविधान बनाने को एक महान साहसिक कार्य कहा, अ हाई एडवेंचर, और सबसे अपील की कि अपने छोटे मोटे दलगत स्वार्थों को छोड़कर इस राष्ट्रीय काम में लगें, एक राष्ट्रीय यज्ञ की तरह। हाँ बिल्कुल। और तीसरा, ये सिर्फ कानून नहीं था, ये एक दार्शनिक आधार था, फिलोसॉफिकल बेसिस। ये नियमों से ज्यादा एक नैतिक वचन था, राष्ट्र का अपने लोगों से किया गया वादा। तो ये संकल्प महज कुछ शब्द नहीं थे, ये भविष्य के भारत की आत्मा, उसकी रूपरेखा थी। अच्छा, अब इसके असर पर बात करते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ा? खासकर मेंस परीक्षा के नजरिए से समझना जरूरी है। जी हाँ, इसकी विरासत बहुत गहरी है। सबसे सीधा असर तो हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल पर दिखता है। आप अगर उद्देश्य संकल्प और प्रस्तावना को साथ रखकर पढ़ें तो भाषा और विचार लगभग वही हैं। हाँ, ये तो साफ दिखता है। और यही प्रस्तावना, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में कहा, संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब इसे संसद भी नहीं बदल सकती। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नेहरू का ये संकल्प कितना बुनियादी और अहम माना गया। दूसरा, इसने भारत के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर को दिशा दी। हालांकि संकल्प में इकाइयों को ज्यादा स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां देने की बात थी, लेकिन बाद में केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया गया। इसमें नेहरू की भी भूमिका थी, क्योंकि वो यूनियन पावर्स कमेटी जैसी समितियों के अध्यक्ष थे, लेकिन संघीय सिद्धांत की नींव यहीं पड़ गई थी। ठीक है। और तीसरा असर, वो समावेशिता वाला। हाँ, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है। उस दौर में जब सांप्रदायिक माहौल इतना खराब था, इस संकल्प ने समावेशिता और धर्मनिरपेक्षता, इंक्लूसिविटी एंड सेक्युलरिज्म के विचार को मजबूती से रखा। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा उपायों का जो वादा था, उसने भविष्य में सकारात्मक कार्रवाई, एफर्मेटिव एक्शन, मतलब आरक्षण जैसी नीतियों का रास्ता खोला। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 17 और वो सारे प्रावधान जो अल्पसंख्यकों, SC/ST के लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, 16 अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, और फिर अनुच्छेद 330 से 342 तक विशेष प्रावधान। इन सब की जड़ें कहीं न कहीं इस संकल्प में हैं। और चौथा असर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। विश्व शांति और मानव कल्याण में योगदान का जो वादा था, वो बाद में भारत की विदेश नीति में साफ दिखा। संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम का नेतृत्व, ये सब उसी सोच का नतीजा था। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षाओं के लिए। अगर मेंस में नेहरू के नेतृत्व पर या संविधान के दर्शन पर या भारतीय लोकतंत्र में समावेशिता पर सवाल आता है, तो उद्देश्य संकल्प का जिक्र और उसका विश्लेषण जवाब को बहुत वजन दे सकता है ना? आप बता सकते हैं कि कैसे इस एक दस्तावेज ने पूरे संविधान की सोच को दिशा दी। जैसे एक सवाल हो सकता है, उद्देश्य संकल्प ने भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों और बुनियादी मूल्यों को किस प्रकार स्थापित किया? विवेचना कीजिए इस तरह का। बिल्कुल। और इस संकल्प के विश्लेषण से ऐसे सवालों का जवाब देना आसान हो जाता है। हाँ, ये भी बताना जरूरी है कि कुछ आलोचनाएं भी थीं। अच्छा, क्या आलोचनाएं थी? जैसे कुछ लोगों को लगा कि आर्थिक मॉडल को लेकर ये संकल्प थोड़ा अस्पष्ट है। मतलब समाजवाद की तरफ झुकाव तो दिखता है, पर साफ साफ नहीं बताया कि अर्थव्यवस्था कैसी होगी। शायद जानबूझकर, ताकि ज्यादा विवाद ना हो सकता है। शायद नेहरू ने ज्यादा सहमति बनाने के लिए, खासकर जब मुस्लिम लीग बाहर थी, विवादास्पद आर्थिक डिटेल से परहेज किया। लेकिन कह सकते हैं कि यही लचीलापन बाद में इसकी ताकत भी बना। इसने जरूरत के हिसाब से व्याख्या की गुंजाइश रखी। इसने शायद मुस्लिम लीग के बहिष्कार के असर को कम करने की भी कोशिश की, ये दिखाते हुए कि ये पूरे भारत का सपना है। हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है, दरवाजे खुले रखने का संकेत। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो मुख्य बात क्या निकलती है? यही कि उद्देश्य संकल्प सिर्फ संविधान सभा की कार्यवाही का एक हिस्सा नहीं था, ये नए भारत की आत्मा और दृष्टि, सोल एंड विजन थी। बिल्कुल। नेहरू ने इसमें ऊंचे आदर्शों और जमीनी हकीकतों को बड़ी कुशलता से मिलाया था। इसने संविधान बनाने के लिए एक मजबूत नैतिक और दार्शनिक कंपस की तरह काम किया। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक बिंदु। हाँ, एक सवाल जो इन स्रोतों से ही उभरता है और आज भी बहुत प्रासंगिक है,
उद्देश्य संकल्प में नेहरू ने दलीय राजनीति से ऊपर उठने और सभी वर्गों के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का जो आह्वान किया था, वो आज के हमारे राजनीतिक और सामाजिक माहौल में कितना मायने रखता है। क्या हम उन आदर्शों पर खरे उतर पा रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर आप पूरी भारतीय राज्यव्यवस्था को इसी तरह गहराई से सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहते हैं तो हमारी एनसीईआरटी मंथन प्लेलिस्ट जरूर देखें। आपको वहां सभी महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसी ही संरचित चर्चा मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको आज की ये बातचीत उपयोगी लगी, दिलचस्प लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रस्तुति पर अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और इसे लाइक करना ना भूलें। आपकी भागीदारी ही हमें प्रेरणा देती है। एनसीईआरटी मंथन में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।